चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब थम चुका है। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण के लिए मतदान। इसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें शामिल हैं। कौन कौन सी सीटें आपको बताते हैं। सीधी सीट है, शहडोल सीट है, मंडला है, जबलपुर है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है। ये वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर मतदान प्रक्रिया परसों यानी कि 19 तारीख को होगी। और अब चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनाव प्रचार अब नहीं होगा, यानी कि रैली जुलूस वाला प्रचार अब थम चुका है। केवल प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, और वो भी पूरी तरह से शांतिपूर्वक। उसमें भी किसी प्रकार का लाउड स्पीकर और नारेबाजी शामिल नहीं होगी। देखिए, मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं जिसमें पहले चरण में वोटिंग होनी है, और ये महाकौशल अंचल की अधिकतर सीटें। इसमें छिंदवाड़ा एक प्रमुख क्षेत्र है, महाकौशल अंचल का प्रमुख क्षेत्र छिंदवाड़ा, जिसमें 19 तारीख को मतदान होगा। तो लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मतदान प्रक्रिया 19 अप्रैल को पहले चरण की है। इसमें मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा क्षेत्र हैं। सीधी, शहडोल, मंडला है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है। इन 6 लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल के दिन मतदान होगा। तो आपको बता दें, पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। और देखिए, अब हम आपको प्रत्याशी बताते हैं ग्राफिक्स वाइज। देखिए, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट विवेक बंटी साहू के सामने है नकुल नाथ। मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने है ओमकार सिंह मरकाम। शहडोल हिमाद्री सिंह वर्सेस फुंदेलाल सिंह मार्को। सीधी डॉक्टर राजेश मिश्रा वर्सेस कमलेश्वर पटेल। भारती पारधी वर्सेस सम्राट सिंह सरस्वार बालाघाट। देखिए, इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में अगर मुकाबला आप देखेंगे तो दोनों ही पार्टियों के बीच है, यानी कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। यहां पर कोई निर्दलीय या कोई अन्य तीसरी पार्टी फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए हमने आपको मुख्य उम्मीदवार दिखाए हैं जिनके बीच सीधा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा हाई प्रोफाइल सीट, क्योंकि लगातार ये कांग्रेस के कब्जे में है। छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को एक बार जीत मिली थी, और लगातार छिंदवाड़ा वो क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस ही जीतते हुए आई है। 1975 के बाद, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे, यानी कि साल 1977 में, तब भी छिंदवाड़ा कांग्रेस ने बचा लिया था। अब बात करें शहडोल की। हिमाद्री सिंह, जो कि पहले कांग्रेस में थी और उसके बाद वो बीजेपी में आती हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ती हैं, सांसद बनती हैं। मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी ने हिमाद्री सिंह, जो कि मौजूदा सांसद हैं, उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया है। जबलपुर अगर हम पहुंचे तो आशीष दुबे, ये भले ही आपको जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी के तौर पर एक नया चेहरा दिखते हों, क्योंकि राकेश सिंह यहां से अनवरत कई बार के सांसद थे, और राकेश सिंह जो अब मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री की भूमिका में है, तो राकेश सिंह के यहां से विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद ये लोकसभा की सीट अब आशीष दुबे बीजेपी के प्रत्याशी बने हैं। और बात करें सीधी की, तो यहां पर डॉक्टर राजेश मिश्रा, जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने कमलेश्वर पटेल अनुभवी नेता हैं। कमलनाथ सरकार में पंचायत मंत्री भी रह चुके हैं। मंडला सीट फग्गन सिंह कुलस्ते, जो कि विधानसभा चुनाव जरूर अपना भूलना चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उन्हें जीत नहीं मिली थी, विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी समाज के एक बड़े नेता हैं, मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री की भूमिका में, और साथ ही साथ इस वक्त सांसद भी वही हैं इस क्षेत्र से। ओमकार सिंह मरकाम को उतारा गया है। ओमकार सिंह मरकाम भी आदिवासियों के बड़े नेता कहे जाते हैं। मौजूदा वक्त में उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता था, और कमलनाथ सरकार में ओमकार सिंह मरकाम मंत्री भी रहे। लेकिन घूम फिर के सबकी नजरें छिंदवाड़ा पर पहुंच रही हैं कि विवेक बंटी साहू और भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार वो करिश्मा कर दिखाएंगे, जिसके लिए बीजेपी पुरजोर मेहनत कर रही है, पूरा जोर लगा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। बालाघाट लोकसभा सीट को लेकर अगर बात करें तो बालाघाट में अंदर खाने से
शुरुआत से ही ये खबर सामने आई थी कि कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस के ही जनप्रतिनिधि एकजुट नहीं हो पाए। माना यह जा रहा था कि हिना कांवरे अपने लिए लोकसभा का सीट चाह रही थी, हालांकि फिर लोकसभा का सीट सम्राट सिंह सरस्वार को मिला। सम्राट सिंह सरस्वार के नाम पर कांग्रेस पार्टी के जनप्रतिनिधि ही एकजुट नहीं हो पाए और ये बात सामने आई। फिर आगे चल के ये भी देखा कि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बड़ी वजह सम्राट सिंह सरस्वार को बताया गया। यहां से भारतीय जनता पार्टी से भारती पारधी मैदान में है। भारती पारधी पर भारतीय जनता पार्टी ने बालाघाट से विश्वास जताया है। बालाघाट एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। यहां भले ही अनवरत भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता आया हो, लेकिन बीजेपी हर 5 वर्ष में यहां से प्रत्याशी बदल देती है। ये बात भी बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। ढाल सिंह बिसेन जो कि मौजूदा वक्त में यहां से सांसद थे, उनका टिकट काटा गया और भारती पारधी को मैदान में उतारा गया। तो ये बालाघाट क्षेत्र की बात हुई। और अगर हम बात करें, जैसा कि छिंदवाड़ा हमने आपको बताया ही, छिंदवाड़ा में किस प्रकार की लड़ाई है और जबलपुर का रुख करते हैं। हमारे साथ राजेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या कह रही है जबलपुर की लड़ाई? जबलपुर में क्या राकेश सिंह जो कारनामा करते आए, हर बार सांसद का चुनाव जीतते थे, तो एक गढ़ तो कहा जा सकता है बीजेपी का, लेकिन इस बार प्रत्याशी बदला है, तो किस प्रकार की लड़ाई समझ में आई इस बार जबलपुर की? बिल्कुल, बीजेपी का अगर देखा जाए तो अवैध गढ़ कहा जाता है और पिछले 28 सालों से सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 1996 में सबसे पहली बार जो है वो बाबूराव परांजपे यहाँ से जीते थे, 98 में जयश्री बनर्जी जीती थी और उसके बाद 2004 में राकेश सिंह यहाँ से जीते और लगातार 4 बार सांसद यहाँ से रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उनकी जगह जो है आशीष दुबे को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने लंबा मंथन इस सीट पर किया है और दिनेश यादव जो कि पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं, 10 सालों तक नगर अध्यक्ष का कार्यकाल जबलपुर में संभाला। इसके अलावा पार्षद रहे हैं, महापौर का चुनाव भी लड़े, हालांकि हार गए थे वो, और उनको प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस ने बनाया है। पर लगातार अगर देखा जाए तो बीजेपी ने पूरा मेहनत जो है वो कहीं ना कहीं इस सीट पर लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 अप्रैल को इसी जबलपुर में रोड शो होता है, जिसको बीजेपी ऐतिहासिक बताती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचते हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की कई बैठकें लेते हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करते हैं कि जीत तो बीजेपी रही है, लेकिन हमें इस बार जीत नहीं, जीत का अंतर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की सीट बीजेपी की रही है पिछले 30 सालों से अगर देखा जाए तो हर बार बीजेपी की सीट जो है वो दुगनी होती गई। 1 लाख से शुरू किया था और आखिरी में अगर बात की जाए तो 2019 के चुनाव में राकेश सिंह यहाँ से 4.5 लाख मतों से जीते थे। उनके सामने अगर बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक कृष्ण तनखा थे और 3.5 लाख वोट उन्हें मिले थे। और अगर बात की जाए तो जो राकेश सिंह है उन्हें 8.5 लाख वोट मिले थे। अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और अगर बात की जाए, हालांकि कांग्रेस की तरफ से बड़े जो चेहरे थे वो कहीं ना कहीं जबलपुर के प्रचार से पूरी तरीके से गायब रहे। महज अगर बात की जाए तो प्रदेश के नेता जो थे उन्होंने कमान संभाली हुई थी। प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं जीतू पटवारी, उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की, रोड शो किया। इसके अलावा बैठकें भी कार्यकर्ताओं की, लेकिन इसके अलावा बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से गायब था। और बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो तमाम दिग्गज जो है स्टार प्रचारक जबलपुर में रहे हैं और धुआंधार प्रचार कहीं ना कहीं किया है। आज भी
चुनाव प्रचार खत्म होने का समय शाम 6 बजे है और 5 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचते हैं और जबलपुर लोकसभा के दृष्टि पत्र का विमोचन करते हैं, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये वो दृष्टि पत्र है जिसमें जबलपुर के विजन को अगले 5 साल में किस तरीके से बीजेपी जबलपुर को और आगे बढ़ाएगी। जो बीजेपी का कहना है कि विकास तो जबलपुर में लगातार जारी रहा, लेकिन अगले 5 साल को लेकर उसकी जबलपुर को लेकर सोच क्या है, इस प्रश्न का विमोचन जो है वो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हैं, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं। इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी किसी प्रकार की कोई कमी, कोई कसर इस सीट पर छोड़नी नहीं चाहती। और अगर देखा जाए तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं प्रचार की कमी रही है। हालांकि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं लखन घनघोरिया, वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी संभाले रहे और जबलपुर लोकसभा में अगर देखा जाए तो लगातार प्रचार जो है वो प्रत्याशी के साथ करते रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बार फिर से लौटूंगा राजेश आपके पास। बालाघाट का रुख करते शौकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौकत, क्या कह रही है कहानी बालाघाट की? जैसे बीजेपी का एक हर बार का ये रवायत चली आ रही है कि प्रत्याशी बदल देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही जीतती आ रही है बालाघाट। जी शौकत, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप शांत नहीं भी बताऊंगा, ठीक करूंगा, घूमते रहिए ना अपना। हाँ चलिए, शायद आवाज अभी शौकत के पास नहीं पहुंच रही है। चलिए, सचिंद्र भी हमारे साथ सीधी से जुड़ चुके हैं। सचिंद्र, क्या कह रही है सीधी की कहानी? किस तरह से आपने कवर किया सीधी को और फिलहाल कहानी क्या कह रही है? डिवीजन के प्रथम चरण में 2 लोकसभा सीटें हैं जो 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं। एक तो जो सियासत का गढ़ माना जाता है सीधी लोकसभा सीट वो, और दूसरा हम दक्षिणी क्षेत्र में चढ़ते हैं तो शहडोल लोकसभा सीट है जिसका पूरे चुनाव का मुख्यालय अनूपपुर पर केंद्रित है। ये 2 सीटों पर अगर फोकस करें, हम बात कर लें सीधी के पहले, तो सीधी की बात की जाए तो सीधी में आज चूंकि अभी कुछ देर पहले चुनाव प्रचार थम चुका है, शोरगुल हम बंद हो चुका है। अब डोर टू डोर प्रत्याशी अपने स्तर से चुनाव प्रचार जो 2 दिन शेष बचेगा करेंगे। हम चुनावी पूरे प्रचार पर अगर फोकस करेंगे तो जिस तरीके से हम बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी के जो कैंडिडेट डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं उनके समर्थन में लगभग चाहे वो शिवराज सिंह हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, ये इन लाइन के नेता चुनाव प्रचार में जी जान से लगे रहे। अभी कल तक चुनाव प्रचार इनका चलता रहा। और कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं कमलेश्वर पटेल, तो कमलेश्वर पटेल सिर्फ और सिर्फ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के नेतृत्व में चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में 2 दिन के लिए सिर्फ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उनके चुनाव प्रचार के लिए 3-4 सभाएं की हैं। तो ये कहा जाए कि पूरी तरीके से कमलेश्वर पटेल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल मिलकर सीधी लोकसभा सीट में इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह दोनों तन्मयता से एकजुट होकर के चुनाव प्रचार में डोर टू डोर गली हर क्षेत्र में जाके प्रचार किए। हम डॉक्टर राजेश मिश्रा की बीजेपी की बात कर ले तो प्रथम लाइन के नेताओं को छोड़ दिए तो सेकंड लाइन के जो नेता हैं, तो जो हमने जैसा जिक्र किया है, राजनाथ सिंह जी आए थे और शिवराज जी आए थे, मोहन जी आए थे, प्रहलाद पटेल जी आए थे, जो डिप्टी सीएम हैं राजेंद्र शुक्ला जी, ये सब मिलके इनके भी चुनाव प्रचार में लगे रहे। पूरी तरीके से चुनाव आचार संहिता से हम बात करें, जैसे चुनाव आचार संहिता लगती है, चुनाव आचार संहिता से लेकर के नामांकन प्रक्रिया से लेकर के और आज चुनाव प्रचार थम जाने तक के जो परिस्थितियां सामने उभर के आई हैं, तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है और चुनाव बड़ा रोचक हो चुका है सीधी लोकसभा सीट का, क्योंकि यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान गोकपा से ये जो पूर्व राज्यसभा सांसद है अजय प्रताप सिंह, ये भी चुनाव मैदान में है। तो जो बीजेपी के और कांग्रेस के वोटर ये ट्राइबल वोट हैं, इन पर तीर लगाने जा रहे हैं। तो इन प्रकार देखा जाए तो सीधी संसदीय सीट का जो मतदान होने वाला है 19 अप्रैल को, ये किस करवट बैठेगा ये तो वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। हम बात कर लेते हैं शहडोल की, तो शहडोल लोकसभा सीट में हिमाद्री सिंह वहां से चुनाव लड़ रही हैं, जो कि वर्तमान में अभी लोकसभा सांसद भी हैं वर्तमान में शहडोल से। सचिंद्र मैं सीधी का ही जानना चाहूंगा, जैसा कि आप बता रहे थे कमलेश्वर पटेल को लेकर ही
लेकिन हमने देखा था कई सारे एलिगेशन भी कमलेश्वर पटेल पर लगे थे, तो क्या उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो सकता है? देखिए, ठीक आपने सवाल किया है विवेक, हो सकता है, ये नहीं कह सकते कि उनको नुकसान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो इन दिनों ओबीसी और एसटी एसटी तीन का नेतृत्व करते हैं और पूरे विंध्य रीजन के वो लीडर इस वर्ग के माने जाते हैं। हाँ, तो ये अहम बात आपने कही, बिल्कुल। मैं लौटूंगा सचिंद्र आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। शहडोल से भी कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कह रही है शहडोल की लड़ाई इस बार? मौजूदा सांसद बीजेपी से हैं, लेकिन फिलहाल क्या कुछ जमीन पर नजर आया? देखिए विवेक, बता दूं आपको कि यहाँ जो चुनाव है शहडोल संसदीय क्षेत्र का, अगर इसको बात किया जाए, दो पड़ोसी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मैं जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं फुंदेलाल सिंह, वो पुष्पराजगढ़ अनूपपुर के विधायक हैं, और हिमाद्री सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं, वो भी उनके अगल बगल रहते हैं। तो दो पड़ोसियों का चुनाव है। लेकिन सबसे बड़ी रोचक बात बता दूं आपको मैं, मोदी की लहर हो या फिर शिवराज का जो पिछले बार चुनाव प्रचार था, ये योजनाएं चल रही थी, उसको भी कहीं ना कहीं फुंदेलाल ने मात दे दी। लगभग 3 पंचवर्षीय से वहां विधायक हैं और काफी जद्दोजहद के बाद यहाँ पर कांग्रेस को उसका प्रत्याशी मिला फुंदेलाल सिंह मार्को के रूप में। लेकिन बता दूं आपको कि प्रचार के नाम से कांग्रेस यहाँ पे जीरो है। क्यों? क्यों बड़े बड़े यहाँ पे स्टार प्रचारक, जैसे मेन यहाँ पे जो राहुल गांधी का दौरा था, उस दौरान वो थोड़ा बहुत दिखे, लेकिन शहडोल संसदीय क्षेत्र है फुंदेलाल सिंह मार्को नादारद रहे। शायद उनको दिलचस्पी नहीं चुनाव लड़ने में, ये अभी तक हमने बात की। कभी जब हमने उनको फोन भी लगाया तो उनका फोन रिसीव नहीं होता। उनको कहना है कि हमारा प्रचार चल रहा है। लेकिन बता दूं आपको, यहाँ पे कई स्टार प्रचारकों का दौरा रहा। हिमाद्री सिंह की बात कर लेता हूँ बीजेपी की, तो हिमाद्री सिंह है एक बात जरूर मैं चाहूंगा कृष्णा, हमारे दर्शकों को ये जरूर आप बताते चलें, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम पहुंचे, और 2016 में वो जो उपचुनाव हुआ था जब ज्ञान सिंह ने हिमाद्री सिंह को हराया था, और फिर उसके बाद हिमाद्री सिंह खुद बीजेपी में आ गई, और किस प्रकार से उस सीट पर समीकरण बने, ये थोड़ा सा बताते हुए भी चलिए। और फिलहाल समीकरण बीजेपी के पक्ष में किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस ने उतनी शिद्दत से प्रचार नहीं किया यहाँ पर। देखिए विवेक, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो हिमाद्री सिंह है वो इस परिवार से है, कांग्रेस परिवार से हैं। उनके जो पति थे अनुसूचित जाति के यहाँ के अध्यक्ष थे, उस कारण हिमाद्री सिंह का बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि 2014 में दलपत सिंह परस्ते थे जो बीजेपी के विधायक थे। उसके बाद उनका जब स्वर्गवास हो जाता है 2016 में, तो फिर ज्ञान सिंह उपचुनाव के रूप में बीजेपी वहाँ पे अपना प्रतिनिधि दर्ज करती है। 19 में जब यहाँ पे हिमाद्री सिंह जो राजेंद्र नंदिनी जो कांग्रेस के यहाँ विधायक थी 2009 से 2014 तक, उनकी लड़की पुत्री हिमाद्री सिंह बिल्कुल बीजेपी में शामिल हो ये गई। बहुत अहम बात आपने कृष्णा कही है। अब देखना अहम होगा परसों जब जनता वोटिंग के लिए जा रही होगी तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। शौकत से एक बार फिर से कोशिश करते हैं जुड़ने की। शौकत, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी शौकत। चलिए, आप सभी का मैं शुक्रिया करूंगा हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का। तो देखिए, लोकसभा का रण है और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आप तक यही पूरी जानकारी पहुंचा रहे थे कि फिलहाल किसका पलड़ा भारी है और इस बार का चुनाव किस तरह से रहा। शहडोल का जैसा कि हमने जानने की कोशिश की, हमारे संवाददाता कृष्णा तिवारी जिन्होंने ये बताया कि इस बार कांग्रेस ने वैसा प्रचार नहीं किया जैसा लोकसभा चुनाव में करना चाहिए था, यानी कि आप कह सकते हैं कांग्रेस का प्रचार थोड़ा ठंडा रहा। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर से आमने सामने की लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है, लेकिन यहां पर भी बीजेपी फिलहाल जिस प्रकार से उनके तमाम नेताओं के दौरे हुए हों, हालांकि कांग्रेस ने भी कोई कमी जबलपुर को लेकर नहीं की। जबलपुर भी कांग्रेस के तमाम प्रचारक और तमाम नेता पहुंचे, लेकिन बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से फिलहाल आगे है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सभा से लेकर तमाम बड़े नेताओं की सभा जबलपुर में हुई, चाहे उसमें प्रदेश के उनके नेता रहे हों या फिर केंद्र के नेता रहे हों। और भी छिंदवाड़ा की अगर हम बात करते हैं तो छिंदवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही ना पहुंचे हों, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, वहां पर रोड शो किया और 3 से 4 दौरे छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हो चुके हैं।
इसके साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी समय समय पर छिंदवाड़ा पहुंचे। और एक और अहम क्षेत्र जो कि हमने बालाघाट भी समझने की कोशिश की, बालाघाट की तासीर यही कहती है और खासतौर से बीजेपी यहां पर प्रयोग के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर टिकट रिपीट नहीं करती अपने प्रत्याशियों की। ये बीजेपी की बालाघाट को लेकर एक आप नए दौर की रणनीति कह सकते हैं, क्योंकि मौजूदा सांसद का टिकट यहां पर काटा गया, उससे पहले भी प्रत्याशी रिपीट नहीं किया था बीजेपी ने। ये बालाघाट के समीकरण है। सीधी की बात करें तो डॉक्टर राजेश मिश्रा और कमलेश्वर पटेल की आमने सामने लड़ाई है सीधी लोकसभा क्षेत्र में, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से प्रचार को भी भुनाया और अपने तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ एक जनता के सामने पूरी तरह से एक व्यू रखा है। इसमें कांग्रेस कितना सफल हुई ये फिलहाल चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सीधी का ये चुनाव बताया जा रहा है कि कमलेश्वर पटेल और अजय सिंह राहुल भैया ने मिलकर कांग्रेस के बैनर पे लड़ा है। तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र जहां पर फिलहाल ये जो 6 लोकसभा क्षेत्र हैं, इसमें मतदान प्रक्रिया होनी है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा और उसके बाद नतीजे कब आएंगे? 4 जून को। तो पूरी तरह से तभी क्लियर हो पाएगा कि इस पहले चरण में आखिर किस पार्टी की बढ़त हुई और किस पार्टी ने अपना दमखम दिखाया। तो 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान प्रक्रिया होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग की प्रक्रिया होगी। इनमें सीधी, शहडोल, मंडला, जबलपुर और बालाघाट, छिंदवाड़ा में मतदान होगा।